हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हम जितना भी इस क्वेश्चन के बारे में कह दें वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड 2024 के दृष्टिकोण से। इतना समझिए ना, जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी में से छपने वाला है आज इस साल बोर्ड परीक्षा 2024 जो पढ़ने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको देखना ना भूले। एग्जाम से पहले, एग्जाम देने जाने से पहले इसको देखना ना भूले। बने रहिए इस वीडियो में। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण लिखिए। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण लिखिए। कह रहा है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण लिखिए। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक की परिभाषा दीजिए, या उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो वह तीनों का क्वेश्चन एक ही है, सेम ही है। उसका आंसर होगा वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन उन्हें शीघ्र स्थापित करने में मदद करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। कह रहा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और लेकिन उन्हें शीघ्र स्थापित करने में मदद करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और उसका उदाहरण है वनस्पति तेल प्लस H2 यानी कि वनस्पति घी। कह रहा है एक बार और हम लोग देखते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उन्हें शीघ्र स्थापित करने में मदद करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण वनस्पति तेल प्लस H2 यानी कि वनस्पति घी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुकुलन को परिभाषित कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन मुकुलन को परिभाषित कीजिए, यानी कि मुकुलन किसे कहते हैं, या मुकुलन को परिभाषित करें, या मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद संपन्न होती है। इस कलिका को मुकुलन कहते हैं और मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। कह रहा है मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद संपन्न होता है। इसे कलिका को मुकुलन कहते हैं और मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। क्या कह रहा है बउआ? तो कह रहा है मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इस ऑब्जेक्टिव में से पूछ सकता है कि मुकुलन एक प्रकार का कौन सा जनन है। अलैंगिक ऑप्शन में दे देगा, अलैंगिक जनन ऑप्शन में देगा, और इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से सभी। तो आपका अलैंगिक जनन होगा। तो देखिए मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद संपन्न होता है। इस कलिका को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है, जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष एवं गुण को लिखे। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष एवं गुण को लिखे, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें क्या दोष है और क्या गुण है उनको लिखना है हमें। तो कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के सिद्धांत तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान अंतर के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। क्या कह रहा है? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान अंतर के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, एक नंबर कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। कह रहा है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वह निश्चित नहीं है। दो नंबर देखते हैं, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया, यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, उनका समस्थानिकों को उसने वो कोई जगह ही नहीं दिए, स्थान ही नहीं दिए। 3 नंबर कह रहा है जब अनेक नए तत्वों की खोज हुई तो उन्हें मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिल सका। यानी कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बना उसके बाद जो भी नई तत्वों का खोज हुआ वह मेंडलीव जी अपने आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे सके, नहीं मिल सका। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष थे। और मेंडलीव अब बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। 1 नंबर, तत्वों में भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करना तथा याद रखना आसान हो गया। कह रहा है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण है ना, वो कह रहा है 1 नंबर में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करना तथा याद रखना आसान हो गया। 2 नंबर देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी से कुछ तत्वों के सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली। कह रहा है दूसरा नंबर कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है ना, वह कुछ तत्वों के सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता मिली। और 3 नंबर जो कह रहा है वह मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए नए तत्वों की खोज हुई। यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वह नए
जो तत्व की खोज के लिए जो रिक्त स्थान छोड़े थे उसमें भरने के लिए नए तत्वों की खोज हुई। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसके उपस्थिति में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। एक बार और देखते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? तो विद्युत आवेश किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसके उपस्थिति में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो शरीर में पाया जाने वाला बाह्य कोशिका द्रव जो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, जल और पोषण प्रदान करता है। कह रहा है कि शरीर में पाया जाने वाला बाह्य कोशिका द्रव जो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, जल और पोषण प्रदान करता है तथा उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और हृदय, रक्त वाहिनियां, रुधिर ये सभी अंग परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। एक बार और हम लोग देखते हैं, शरीर में पाया जाने वाला बाह्य कोशिका द्रव जो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, जल और पोषण प्रदान करता है तथा उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और हृदय, रक्त वाहिनियां, रुधिर ये सभी अंग परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, यह किस मिश्र धातु से बना होता है? तो फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में लगे उपकरणों को अधिक धारा प्रवाहित होने पर खुद गलकर गिर जाता है, जिससे उपकरण नष्ट होने से बच जाता है, वह विद्युत फ्यूज कहलाता है। यानी कि हमारे घरों में जो युक्तियां कार्य करती है, यानी कि जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो गया, पंखा हो गया, वैसे युक्ति जैसे फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में लगे उपकरणों को अधिक धारा प्रवाहित होने पर खुद गलकर गिर जाता है, जिससे उपकरण नष्ट होने से बच जाता है, वह विद्युत फ्यूज कहलाता है। विद्युत फ्यूज टीन और लेड की मिश्र धातु से बनी होती है, जिस कारण से अधिक धारा प्रवाहित होने पर वह गल कर गिर जाती है। तो विद्युत फ्यूज ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विद्युत फ्यूज किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, तो टीन और लेड मारिएगा लोग। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है, जिसके कारण धुएं या घना कोहरा होने पर भी लाल रंग की बत्ती साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होने के कारण इसका विचलन कम होता है, जिसके कारण धुएं या घना कोहरा होने पर भी लाल रंग की बत्ती साफ साफ दिखाई देती है। इसलिए रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि लाल रंग का जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 7900 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर ओम के नियम को लिखे एवं सत्यापित करें। तो ओम के नियम को लिख देना है और सत्यापित कर लेना है, ये आप लोग कीजिएगा लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यानी कि कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्येक युक्ति को उनके ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो पार्श्विक क्रम में हो संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। इसके अतिरिक्त यह युक्ति के खराब होने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देती है, जबकि पार्श्वक्रम में एक युक्ति के खराब होने के बाद होने या बंद होने की स्थिति में अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। इसलिए घरेलू विषयों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जो संयोजित युक्तियों में समान धारा प्रवाहित होती है, वो जबकि प्रत्येक युक्ति को अनेक ठीक प्रकार कार्य संपादन हेतु अलग अलग धाराओं की आवश्यकता होती है, जो पार्श्व क्रम में ही संभव है, श्रेणी क्रम में नहीं। इसके अतिरिक्त यह युक्ति के खराब होने पर श्रेणी क्रम में सभी युक्तियां कार्य करना बंद कर देती है, जबकि पार्श्व क्रम में एक युक्ति के खराब होने या बंद होने की स्थिति में भी अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। इसलिए घरेलू परिपथों में
श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करके समानांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजातीय श्रेणी को परिभाषित करें। इसका आंसर है कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गुण कहते हैं। कह रहा है कि समजातीय श्रेणी को परिभाषित करें, या पूछ सकता है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, या इस तरह भी पूछ सकता है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्य को समजात गुण वाले कहते हैं। जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। जैसे मेथनॉल का सूत्र होगा CH3 बॉन्ड OH। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा, दूसरे तरफ दिष्ट धारा। एक नंबर में प्रत्यावर्ती धारा कह रहा है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है जबकि दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दूसरा कह रहा है इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है और जबकि दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। तीसरा कह रहा है इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है। जो AC करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है उसे आसानी से DC करंट में बदला जा सकता है, लेकिन इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई होगी। जो दिष्ट धारा है उसको AC करंट में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। 4 नंबर यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वह DC करंट के अपेक्षा बहुत अधिक घातक होता है और यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। और जो DC करंट यानी कि जनरेटर के द्वारा जो विद्युत भेजा जाता है वह कम घातक होता है जो प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा। अगला, यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है जबकि DC धारा जो है दिष्ट धारा यह चालक के अंदर प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र सिद्ध करें। तो इसका अगला वीडियो में हम इसका वीडियो लाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तब तक 13 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में इसको समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। एक नियम कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए इसका आंसर क्या हो रहा है। जैसे ये पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं, तो वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। यह 2 नंबर में पूछेगा। वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का परिकर्णन अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। यानी कि जो आकाश है, जो आसमान है, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण जल के अणु नीले रंग के परिकिरणन अधिक कर देते हैं, जिस कारण से नीला रंग चारों ओर फैल जाता है और यही कारण है कि आकाश का नीला प्रतीत होता है। तो आज हम लोग मात्र 15 क्वेश्चन देखे लोग, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2024 मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको देखकर ही एग्जाम में जाइएगा लोग और गर्दा उड़ा कर आइए लोग। तो अगर आप इसको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा नंबर है, आप लोग ले सकते हैं 91 133 58 982। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी मिल जाएगा और इसको देखकर ही जाइएगा। और अगर आपको एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले या एग्ज़ाम से 40 मिनट पहले अगर कुछ आपको चाहिए तो इसी नंबर पे मिलेगा। इस नंबर पे आप लोग बात कर लीजिएगा लोग। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।